हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम चैप्टर 11 करेंगे। अब तक हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी की। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और वीडियो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती चले। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11। और आज हमारा टॉपिक ये चैप्टर है विद्रोही राज और 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण है ये। 1857 के विद्रोह के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आंदोलन के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मई 1857 को दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। इससे पहले बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से विद्रोह पे ये जो है भारतीय विद्रोह करना शुरू कर दिया था इन्होंने। क्योंकि उससे पहले बहुत ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से बहुत सारे इन पे अत्याचार किए गए, जो एक सहन सीमा के तक ही सहन हो पाया। उसके बाद फिर सहन करना मुश्किल हो गया। धार्मिक कारण ये था कि यह अफवाह फैला दी गई थी कि जो कारतूस होता था उसको उसको क्या करना था, उसको मुंह से थोड़ा सा दांत लगा के हल्का सा खोलना पड़ता था, जिसमें ये कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। तो तत्कालिक कारण ये था। और उसके अलावा बहुत ही राजनीतिक रूप से और जो रेलवे, इन सब चीजों का विस्तार किया गया। ईसाई धर्म प्रचार किया जा रहा था, स्कूल ईसाई खोले गए, तो उससे लगा भारतीयों को कि हमें जो है सरकार क्या चाह रही है, ये हमें, ये ब्रिटिश क्या चाह रहे हैं, हमें ईसाई बनाना चाह रहे हैं, हमारे धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से और लाल डलहौजी की नीतियां जो थी, वो सब बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जो इसका कारण बनी। लैब्स की नीति थी, वो सब भी इसका कारण बनी। तो चलिए यहाँ से है। और शुरू होता है यहाँ से कि 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई और मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी और पैदल सेना से शुरू हुई। जल्द ही घुड़सवार फौज और शहर तक फैल गए। शहर और आसपास के देहात के लोग विद्रोहियों के साथ जुड़ गए और सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर दिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे गए थे। और इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा, जो अंग्रेज थे, और उनके बंगलों को, उनके साथ सामान थे, उनको क्या करा? उनका नुकसान करना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, फूकना शुरू कर दिया, तहस नहस शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल जो थे, डाकखाने, अदालत, सरकारी खजाने जैसी सरकारी जो इमारतें थे, उनको लूट कर तबाह किया जाने लगा कि सरकार को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाई जाए। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा बरसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। ठीक है। यह जत्था 11 मई को तड़के, यानी पैदल चल रहे थे, मेरठ से वो दिल्ली तक पहुंचे। लाल किले के फाटक पर पहुंचे और रमजान का उस समय महीना चल रहा था, जो पाक और पवित्र माना जाता है। और मुगल सम्राट बहादुर शाह, जो अंतिम नवाब थे, ये बहादुर शाह नमाज पढ़कर शहरी, रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का जो भोजन होता था उसे शहरी कहते हैं, 4 बजे के पहले, तो उसे खाकर वो उठे थे और उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। और बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये बात हुई। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग भी मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, यानी अब उनके नियंत्रण में रह नहीं पाई दिल्ली। सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी
कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें, और सिपाही से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ठीक है, और ये हैं बहादुर शाह जफर के नाम से इन्हें जाना जाता है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये है। और 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोही का कब्जा हो चुका है, बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है। हालात क्या हुआ, तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर धीरे धीरे तेज हो गए। विद्रोह का ढर्रा, यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते चले गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कई बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह जो थे उस पर कब्जा किया, सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। ठीक है, फिरंगी, इस थोड़ा सा देखते हैं। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, यानी जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, फ्रैंक से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता था। अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। ठीक है, लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले मामलों भी सिपाहियों के साथ आज जुड़ते हैं। चित्र है, देखिए, इसमें देख सकते हैं। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैलता गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान उन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का क्या मानती थी, पिट्ठू मानने लगी। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छुटपुट विद्रोहों ने जल्द ही ये क्या किया, चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया और शासन की सत्ता और सोपानों को सरेआम क्या करने लगे, वो अवहेलना करने लगे। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में ही लगे हुए थे। जैसा कि ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। ठीक है, क्या लिखा है, ताश के किले की तरह ब्रिटिश शासन बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन, विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, उथल पथल के इन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों की रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। उर्दू अखबार 14 जून 1857 की रिपोर्ट को पढ़ते हैं। यही हालात सब्जियों और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलते भी हैं तो बासी सड़ी, जिन्हें कुंजड़ों सब्जी बेचने वाले ने रोक कर जमा कर रखा हुआ है। शहर में स्थित बगीचों में कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उसे देखकर बस होठों पर जीभ फिरा कर रह जाते हैं, क्योंकि वे चीजें खास लोगों के लिए ही हैं। यहाँ एक और चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया। गरीब सुरफा खुद घड़ों में पानी भरकर लेते हैं और लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं और कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत, बीमारियों से शहर की आबो हवा जो होगी वो खराब हो जाएगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएंगे। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। इन दोनों रिपोर्ट तथा उस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में अध्याय में दिए गए विवरणों को पढ़ें। याद रखें, अखबारों में छपी खबरें अक्सर पत्रकार की पूर्वाग्रह सोच से प्रभावित
होती हैं, इस आधार पर बताएं कि दिल्ली उबार गतिविधियों किस मतलब अखबार वगैरह ये भी है कि कई बार जो होते हैं वो सोच पे भी आधारित होते हैं और उसे अतिशयोक्ति भी बनाया जाता है या उसको बिल्कुल सरकार के उसमें विरोध में भी किया जा सकता है और सरकार के समर्थन में भी किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आज भी हो रहा है सब चीजें। संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह से आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा था, याद नहीं आ रहा पीजीटी में कि किसमें आया था, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। बिल्कुल यही पूछ लिया था, 48वीं नेटिव इन्फेंट्री। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे लब्बो-लुआब कि वे लोग बस बगावत के मसूड़े गढ़ रहे थे और उसी के बारे में ये सोचते थे। तो बगावत के जो मंसूबे ये लोग क्या कर रहे थे, उसे तैयारी कर रहे थे। ठीक है। सिस्टम और तहसीलदार। ठीक है। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस और इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बताता है कि वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आलथी पालथी मारकर बैठा हुआ था, जैसे कि पैरों को मोड़ के पलथी मारकर बैठा जाता है और कहा जाता है पलथी मारकर बैठे। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा क्या खबर है, अवध की काम कैसा चल रहा है। सिस्टन ने कहा अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। जांच बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का क्या था, सबसे बड़ा नेता था। ठीक है। विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों की एक योजना और एक समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। यह योजना कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन था। ठीक है। योजनाकार कौन था। मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है, फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है। ये विद्रोह कितने सुनियोजित कैसे थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचते चले गए, नेता बनते चले गए और कैसे ये सुनियोजित तरीके से हुआ। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। किसका कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा किसके अंदर था, भारतीय सिपाहियों के। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है या तो वे हियरसे की मौत को नींद उसको सुला दें, यानी मार दें, या उसे गिरफ्तार करके 41 नेटिव फैक्ट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए और इस विद्रोह को शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स वाल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। ठीक है। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेता और अनुयायी, रानी लक्ष्मीबाई का ये चित्र है। ठीक है। नेता और अनुयायी, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन बहुत जरूरी था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे भी देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उसमें एक यह था कि फौरन दिल्ली गए और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व जो है स्वीकार करने की दरख्वास्त की, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर था वो बहुत काफी बूढ़ा हो चुका था
और लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था, यानी उनके अंदर काफी डर था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और उसके शहर के लोगों का पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की डोर संभालने के सिवा कोई विकल्प नहीं थे। यानी जब वो कहाँ कानपुर का किसने संभाला था? नाना साहिब ने। और झांसी की रानी ने आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभाला था। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार बिहार का किसने संभाला था? कुंवर सिंह ने संभाला था। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी थी। अंतिम नवाब थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो अंतिम नवाब थे अवध के वो कौन थे? ठीक है, अंतिम नवाब तो ये थे वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब। और इनका राज्य छीन लिया गया था पुत्र न होने के उसमें। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता, दरबारों में जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। नाना साहब का चित्र है। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों में महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी, वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बहुत सारे धार्मिक नेता, स्वयंभू पैगंबर, प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे, यानी उसे तहस खत्म करने का जो है ये अलख जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने, ठीक है, इलाके के कोल आदिवासियों, जो कोल विद्रोह भी हुआ था हम पढ़ेंगे, आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर कहां चले गए? नेपाल चले गए। क्वेश्चन पूछा जाता है, नाना साहब कहां चले गए थे? चले गए थे नेपाल। ठीक है, और उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का किस्सा बताया जाता है। 1857 के दो विद्रोही, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शाहमल, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से थे, यानी जाट परिवार से संबंध रखते थे, जो 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी, यानी सिंचाई के साधन उपलब्ध थे वहां पर, जो कि काली मिट्टी नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे। लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा वसूली और सख्त थी। यह नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते आ रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील होता चला गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजन और व्यापारियों के घर बार टूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनें, उनकी जमीनें छीन चुकी थी, उस पर क्या किया? दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया। नदी का पुल ध्वस्त कर दिया गया और पक्की सड़कों को खोद डाला गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो सरकारी फौजों को रास्ता रोकना चाहते थे। जो सरकारी फौज इनका दमन करने के लिए आती थी, उसका रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए गए।
स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया गया। वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर दिया। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। ठीक है, अब हम दूसरे पढ़ेंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, पहले हमने शाहमल पढ़ा, अब मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में पढ़ेंगे। मौलवी अहमद शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। ठीक है, 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह के नाम से कहने लगे थे, बाग डंका शाह। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुटे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव फैक्ट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। कौन सी नेटिव फैक्ट्री के? 22वीं। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला शाह को। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई, ठीक है, वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी, यानी उन्हें हार मिली। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन लोगों में इतना अधिकार उनको प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणियां। तरह तरह की अफवाह और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली जाने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब क्या होगा, दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा इनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। जल्द ही उनको ये उपलब्ध कराई गई थी नई राइफल। अंग्रेजों को ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये अफवाह उत्तर भारत की छावनी में जंगल की आग की तरह फैलता चला गया। और ये अब तस्वीर देख सकते हैं, हेनरी हार्डिंग फ्रांसिस गेट द्वारा बनाया गया एक चित्र है। ठीक है, इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, यानी कहा नहीं जा सकता कि कितना विश्वसनीय है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम जो आश्वासनों के बावजूद भी इसे क्या किया गया, खत्म नहीं किया सका और इसने विद्रोहियों को एक गहरा गुस्सा इसमें पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमान जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली। ठीक है, अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे और में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया है। ठीक है, शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों के आटे को छूने पे भी इन्होंने इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैल गई। ये चित्र जो हम देख रहे थे 1849
गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया, जिससे उसने एनरिफिल्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया। इसमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये राइफल लिए, ठीक है। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए भरसक कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे, उसमें कामयाब वो लोग नहीं हो सके। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झकझोर कर रख दिया, झिझोड़ा उन्हें। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान से, इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 साल हो चुका था 1857 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, ठीक है, 1757 में हुई थी और पूरा 1 साल हो चुका था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। तो 1 साल हो चुका था 23 जून 1857 को। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला क्या हुआ, यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद उस समय स्पष्ट था और न आज स्पष्ट है। यानी चपातियां क्यों बांटा जाता था, रोटियां क्यों बांटते थे, उसका क्या मकसद था, यह बात नहीं समझ में आई, उसका क्या मतलब था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का क्या मानते थे, संकेत मानते थे। ठीक है, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर बैठे, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ कि जो आपने इतना पढ़ा आज आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।